आज हमारा फिफ्थ सेशन है रियलिटी डिस्कोर्स का। जो लास्ट हमारा सेशन था उसमें हमने लाइंस ऑफ आर्गुमेंट को पढ़ा था। और लाइंस ऑफ आर्गुमेंट में हमने बुनियादी तौर पर जो है वो दो बातें देखी थी। एक ये कि वो लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है क्या, वो वर्क कैसे करती है। और सेकंडली हमने ये देखा था कि वो जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसकी बेस पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, तो वो किस कैटेगरी के फर्स्ट प्रिंसिपल हैं। तो इसमें जो है ना इंशाल्लाह हमने साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट, डिडक्टिव लॉजिक और सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट, इन तीनों को देख लिया था। और जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है इसी के जो है ना दौरान इसको पढ़ते हुए हमने इंडक्टिव लॉजिक को भी देख लिया था। एंड आई होप कि जो है ना ये क्लियर होगा। और अगर इस हवाले से जो है ना कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर है ना लास्ट लेक्चर? थोड़ा सा रिकैप जी करते हैं बिल्कुल। 2 मिनट में जो पिछले हफ्ते पढ़ा था, ताकि ठीक है, इंसान को रिवाइज हो जाए। आप भी प्रीवियस स्लाइड ही करना। जब नेक्स्ट आप कीजिएगा जब मैं आपको कहूंगा। अच्छा, लाइंस ऑफ आर्गुमेंट में हमने देखा था कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट हमारे पास था, डिडक्टिव लाइन ऑफ आर्गुमेंट था, सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट था। इसमें जो है ना सबसे पहले मैं आपको इंडक्शन का बताता हूँ। इंडक्शन क्या होती है? ठीक है, इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो स्पेसिफिक है, ऑब्जर्वेशन है वो लिमिटेड है, और उस स्पेसिफिक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन की बेस पर आप कोई जनरलाइज कंक्लूजन निकाल दें तो इसको हम इंडक्शन कहते हैं। आसान अल्फाज में ये होता है कि अगर आपने दो चार पाँच सात दफा एक चीज को देखा है कि ये चीज ऐसे ही होती है, तो फिर इस बेस पर ये एज्यूम कर लेना कि हमेशा ऐसे ही होगा, तो ये इंडक्शन होती है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आपने कौवा देखा, ऑब्जर्व किया, काले रंग का था, फिर ऑब्जर्व किया काले रंग का था। आपने कहा कि मैंने जितनी दफा भी कौवे को ऑब्जर्व किया उसका रंग काला निकला, इसका मतलब है मैं आइंदा भी जब भी ऑब्जर्व करूंगा वो काला ही निकलेगा। ये इंडक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, अब साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट पे आते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए इंडक्शन जरूरी थी। साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट क्या है? साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये है कि स्पेसिफिक आपने जो है कंडीशंस के साथ, प्रोसीजर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास जो है साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल डाटा आ गया, यानी कि जिसका कोई यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो डाटा आपके पास आ गया ना, उस डाटा पर जब आप इंडक्शन अप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो होगा साइंटिफिक कंक्लूजन। उस डाटा पर इंडक्शन अप्लाई करने का क्या मतलब है? देखिए, आपने चार पांच दफा जो है ना एक्सपेरिमेंट किया सेम प्रेशर पर, और आपको जो है ना रीडिंग आई कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल हुआ है। अब आप ये अज्यूम कर लें कि मैंने तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, सात दफा चेक किया, हमेशा जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बॉयल हुआ, इसका मतलब है कि आइंदा भी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा। तो इस तरह के हम जिस कंक्लूजन को कहते हैं वो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का कंक्लूजन होता है। और इसकी बेस पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो होता है नेसेसरी assumption, और वो इंडक्शन है बुनियादी तौर पर, जो कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट की कोर है। ठीक है। तो इसमें जो है ना हमने तीन देखे थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल कैटेगरीज के, जो एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, सेल्फ एविडेंट है, नेसेसरी assumption है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि ऑब्जर्वेशन हमारी हमेशा लिमिटेड ही होनी है, अनलिमिटेड तो कर नहीं सकते। और तीसरा अननेसेसरी, यानी कि जो assumption जो है ऐसी भी नहीं है जो अनअवॉइडेबल हो, और वो हमारे पास जो है ना सेल्फ एविडेंट भी नहीं है, तो उसको हम अननेसेसरी कह देंगे। ठीक है। तो ये साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को भी समझ आ गई। उसके शुरू में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो भी पता चल गया कि वो हमारे पास कौन सा है। हमारे पास सेकंड नंबर क्या है? नेसेसरी assumption। डिडक्टिव लॉजिक का हमने क्या देखा था? डिडक्टिव लॉजिक हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है ना एक समझे एक जनरल स्टेटमेंट है, और एक जो है ना हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल जो है ना मेजर प्रेमिस हम उसको कहेंगे कि जो है ना तमाम जो मेटल्स हैं वो हीट करने पे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट माइनर हो सकती है कि एक चीज है उसका ताल्लुक उसी सबसेट से है, यानी कि आयरन एक मेटल है। तो फिर इन दोनों चीजों की बेस पर ये कंक्लूड कर देना कि आयरन हीट करने पे एक्सपैंड होगा, ये डिडक्टिव लॉजिक होगी। ठीक है। अच्छा, डिडक्टिव लॉजिक में हमने देखा था कि अगर प्रेमिसेस ठीक हो तो जो है ना लॉजिक ठीक होती है, रिजल्ट ठीक होता है। तो इसमें हमने ये देखना होता है प्रेमिस ठीक है, यानी प्रेमिस कहाँ से है। अब अगर जो मेजर और माइनर प्रेमिस है वो अगर एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, सेल्फ एविडेंट है, तो बेहतरीन है। फिर डेफिनेट रिजल्ट है। अगर वो ही इंडक्शन बेस्ड है, ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि तमाम जो है ना परिंदे जो है वो उड़ते हैं, ठीक है, और फिर आप ये कहें कि ऑस्ट्रिच परिंदा है। अब इसका आंसर ये होना चाहिए कि ऑस्ट्रिच फिर जो है वो उड़ता है, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ता। अब बात ये कि ये जो आपने मेजर प्रेमिस लाया कि तमाम परिंदे उड़ते हैं, ये कहाँ से आया? तो ये बुनियादी तौर पे आपकी इंडक्शन होगी कि आपने देखा कौवे को उड़ा, चिड़िया को देखा वो उड़ी, तोता देखा उड़ा, तो आपने एज्यूम कर लिया कि तमाम जो है परिंदे उड़ते हैं। तो क्योंकि जो है ना इसके प्रेमिस में जो है ना की जो बुनियाद है वो नेसेसरी assumption आ गई, तो उसका रिजल्ट जो है वो प्रोबेबल हो गया। अगर उसके शुरू में कोई एजम्पशन ऐसी हो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा हो जो कि एक्सियोमेटिक ट्रुथ हो, पक्का रिजल्ट आएगा। और अगर उसके शुरू में जो है ना कोई अननेसेसरी एजम्पशन आ जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो वीक होगा। सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट सिंपल हम उसको कहते हैं कि ऐसे जो एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स हैं उनकी बेस पर अगर आप कोई आर्गुमेंट बिल्ड करें तो वह सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट होता है। अब इसके जो बेस है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत जो कैटेगरी है फर्स्ट प्रिंसिपल की,
एक्सोमेट्रिक ट्रुथ वो इसकी बेस पर मौजूद है। इसी एग्जांपल क्या है? इस एग्जांपल ये है कि ये एक एक्सोमेट्रिक ट्रुथ है कि रैंडमनेस के पीछे जो है, सॉरी, ऑर्डर के पीछे रैंडमनेस नहीं होती, इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंट के बगैर नहीं होती। तो जब हम देख रहे हैं कि ऑर्डर है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब है कोई इंटेलिजेंट है कि जिसने इसको डिजाइन किया। अब ये एक सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट था जिसमें हमने दो जो है वो एक्सोमेट्रिक ट्रुथ देखे और उनकी बेस पर जो है ये आर्गूमेंट निकाल लिया। तो ये सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट का कंक्लूजन हो गया। लाइन ऑफ आर्गूमेंट क्या है ये देख लिया, इसकी बेस पर क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा वाला, एक्सोमेट्रिक ट्रुथ। तो ये सबसे ज्यादा इसका हमारे पास डेफिनेट रिजल्ट आएगा। आई होप ये क्लियर है। बॉयस तीनों में से कोई भी रिस्पॉन्ड कर ले। जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी भी आरिश आप इस पर ना आए, नेक्स्ट स्लाइड तब करें जब मैं कहूंगा। अच्छा, आज बुनियादी तौर पे ना हमने दो चीजें देखी हैं। एक हमने देखना है स्केप्टिसिज्म को, और दूसरा हमने देखना है साइंटिज्म को। हम इंशाल्लाह साइंटिज्म से स्टार्ट करते हैं। साइंटिज्म क्या है? साइंटिज्म जो है ना, बुनियादी तौर पर आई वुड से कि एक मजहब है, जिस मजहब के मानने वाले जो है आपको ये कहते हैं कि नॉलेज तक पहुंचने का, सर्टेनिटी तक पहुंचने का, ट्रुथ तक पहुंचने का जो वाहिद रास्ता है वो साइंस है। और साइंस के अलावा ऐसा कोई दूसरा जरिया, सोर्स, चैनल नहीं है जो आपको ट्रुथ तक पहुंचा सके। तो वो जब भी आपसे जो है उनकी बात होगी, डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, वो यही कहेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट देना है और कोई आर्गुमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आज जो है ना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो ये पोजीशन लेते हैं, तो क्या अगर आप जो है वो खुद कैसे अपने ओपिनियंस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो उनका ये जो पोजीशन है, क्या ये सेल्फ कोहेरेंट है भी या नहीं, इवन कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो इसमें ना हम इस पोजीशन को इंशाल्लाह थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। साइंटिज्म को जब आपने देखना है ना, तो देखें एक तरफ आपके पास आ जाएंगे साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट, दूसरी तरफ जो है ना वो चीज के जिसको आप जो है ना वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप उसको कहेंगे ये मेटाफिजिक्स है। ठीक है? यानी कि जिस चीज का ना एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब ये है कि जिसका कोई ऑब्जर्वेबल एविडेंस नहीं है, जिसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो उस बात को जो है वो सपोर्ट करता हो, तो ऐसी चीज को कहते हैं हम ये मेटाफिजिक्स है। ठीक है? अच्छा, अब जो साइंटिज्म को मानने वाले होंगे ना, वो आपको ये कहेंगे कि भाई मेटाफिजिक्स से रिलेटेड ये है, कोई बात आपने नहीं करनी, कोई एविडेंस नहीं देना, क्योंकि हम उसको नहीं मानते। हम सिर्फ और सिर्फ मानते हैं साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का जिसका ऑब्जर्वेबल कोई इंपेरिकल एविडेंस हो। ठीक है? अच्छा, फिर ये साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट और मेटाफिजिक्स में फर्क क्या है, ये बात समझ आ गई? ये एक दफा सरमत भाई रिपीट करते हैं, साइंटिफिक आर्गुमेंट और ठीक मेटाफिजिक्स है। का। देखिए हमजा, मेटाफिजिक्स का मतलब जो है ना सिंपली ये है, ये साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का ऑपोजिट है, उलट है। ठीक है? साइंटिफिक चीज कौन सी होती है? जिसका एम्पेरिकल एविडेंस होता है। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है? जिसको ऑब्जर्वेबल, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसको एम्पेरिकल एविडेंस कहते हैं। ठीक है? जिस चीज का जो है ना ऑब्जर्वेबल एम्पेरिकल एविडेंस ना हो, उस चीज के बारे में कहते हैं हम कि ये मेटाफिजिक्स है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, इन बातों का कोई एम्पेरिकल एविडेंस है? नहीं बिल्कुल कि नहीं। कोई आपके पास डाटा हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो जो इस बात को सपोर्ट कर दो, जिससे आप साबित करें कि झूठ बोलना गलत बात है या किसी को तकलीफ पहुंचाना गलत बात है? नहीं बिल्कुल इस तरह डेटा नहीं हाँ। मिलता। ठीक। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम पोजीशंस, रूल्स, उसूल के जिस वैल्यूज, इसकी बुनियाद जो है ना वो एम्पेरिकल कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऑब्जर्वेबल डाटा नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, उस सब को हम कह देंगे मेटाफिजिक्स है। ठीक है? ठीक है, सही तो बहुत सी क्लियर लॉजिकल है। बातें भी आएंगी, सेंसिबल बातें भी आएंगी, मॉरल वैल्यूज भी आएंगी, उसमें लॉजिकल बातें भी आएंगी, लेकिन उसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होगा। तो हर वो चीज जिसका एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, वो क्या चीज है? मेटाफिजिक्स है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर। साइंटिज्म वाले क्या कहते हैं? साइंटिज्म वाले ये कहते हैं कि ट्रुथ तक पहुंचने का, सर्टेनिटी तक पहुंचने का, हक तक पहुंचने का जो वाहिद रास्ता है वो क्या है? वो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कभी कोई मेटाफिजिक्स से रिलेटेड कोई एविडेंस देंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें ये बात समझनी होगी, मैं आपसे ना एक सवाल करूंगा, आपने सोच के इस बात का जवाब देना है कि अगर कोई बंदा कहे कि मैं मेटाफिजिक्स को नहीं मानता बिल्कुल भी, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट, मेटाफिजिक्स की जब बात होगी, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं मानता मैं उसको, मैं सिर्फ साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानता हूँ, मुझे बताइएगा क्या इसकी ये बात पॉसिबल भी है या नहीं? ये बात ठीक होगी स्टेटमेंट या गलत होगी? क्या ख्याल है हमजा? गलत हो, बिल्कुल गलत होगी मतलब। कैसे? हमने खुद देखे कि साइंटिफिक जो स्टडी होती है मतलब वो हमारे पास एग्जीमेटिक ट्रुथ तो होता नहीं है, नेसेसरी एजम्पशंस जो टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। तो हम हाँ। उसकी बात को किस तरह एब्सोल्यूट ट्रुथ मान सकते हैं?
नहीं एब्सोल्यूट है या नहीं, और हम्म, उसका जो कंक्लूजन है वो कितना मजबूत है, ये एक अलग डिस्कशन है जो हमने पहले कर ली है। ठीक। ठीक है। ठीक। हम ये कह रहे हैं कि उसका कंक्लूजन अच्छा हो, बुरा हो, मजबूत हो, कमजोर हो, डेफिनेट हो, ना हो, जो मर्जी हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है कि एक बंदा क्लेम करे कि मैं सिर्फ साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानता हूँ और मैं मेटाफिजिक्स को नहीं मानता? ऐसा पॉसिबल नहीं, फिर तो मतलब मोरालिटी वगैरह जिस तरह चीजें हैं वो फिर कट ऑफ हो जाएंगी बहुत सी। मैं ठीक है, मैं ना सवाल को थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूँ कि क्या अच्छा, साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को क्या मेटाफिजिक्स को माने बगैर साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानना पॉसिबल है? मेटाफिजिक्स, हाँ जी, फिर तो पॉसिबल, फिर तो पॉसिबल है। दोबारा से मैं मतलब सवाल, कोई बंदा क्या अच्छा अच्छा, आप इसको मेटाफिजिक्स थोड़ा सा। क्या मेटाफिजिक्स को माने बगैर साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानना पॉसिबल है? चलें, जो हाँ समझ आ जी, रही है जवाब दे पॉसिबल है। दे, गलती ठीक हो है, जाए। ठीक है, ठीक है। एक एक मैं इसमें मामले में कहता हूँ कि मतलब देखिए, मेटाफिजिक्स जो है उसमें एम्पेरिकल एविडेंस होता है ना, नहीं होता, सॉरी, नहीं नहीं। होता। और हाँ, साइंटिफिक में होता है। तो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के पीछे अगर एम्पेरिकल एविडेंस है तो बिल्कुल वो माना जा सकता है। और दूसरा, मेटाफिजिक्स के इसमें फिर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अच्छा चलें, लेट मी अ, गिव अ स्टेटमेंट। ठीक है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेटाफिजिक्स को माने बगैर साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानना पॉसिबल नहीं है, ये मेरा क्लेम है। अब लेट मी एक्सप्लेन ठीक माई है। क्लेम। ठीक है, वो कैसे? देखिए, जब हम ये कह रहे हैं ना कि जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसकी बेस पर क्या है, इंडक्शन है। ठीक है। अब इंडक्शन जो है ये एक एजम्पशन है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे ये जो एजम्पशन है इसकी जो बेस है वो साइंटिफिक है या मेटाफिजिकल है। ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने ना 4 5 7 दफा एक एक्सपेरिमेंट किया, तो हम उसकी बेस पर ये तो कह सकते हैं कि जब 4 5 या 7 दफा एक्सपेरिमेंट किया तो इसका ये रिजल्ट आया। ठीक है। लेकिन इंडक्शन तो ये होती है कि अगर हमने 4 5 7 दफा एक्सपेरिमेंट किया ये आंसर आया तो इसे ये एज्यूम कर लेना कि आगे भी ऐसा ही होगा। अब आगे क्या होगा वो तो हमने अभी ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब ऑब्जर्व नहीं किया तो उसका हमारे पास इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। जब इंपेरिकल एविडेंस नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा? तो फिर अगर हम ये इंपेरिकल एविडेंस की बेस पर नहीं कह सकते तो हम इंपेरिकल एविडेंस के बगैर जा रहे हैं, कह रहे हैं। तो अगर हम इंपेरिकल एविडेंस के बगैर जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं बना कि जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसकी बेस पर खुद मेटाफिजिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सेंस बना रहा पॉइंट समझ आया? है। ठीक, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो असल में ना अगर ये जो है ना इन लोगों का, कुछ लोग ना वो बहुत आपको ना धोखा दे रहे होते हैं, हालांकि वो एक ऐसी बात कर रहे होते हैं जो ना पॉसिबल होती है और ना वो उस चीज पर खुद अमल कर रहे होते हैं ना अमल कर सकते होते हैं, कि वो कह रहे होते हैं हम सिर्फ साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानते हैं, मेटाफिजिक्स नहीं। वो कोई जो है ना रिलायबल चीज नहीं है, वो कोई सर्टेन चीज नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है जिस पर यकीन किया जा सके। तो बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि मेटाफिजिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर यकीन किया जा सके, तो आपकी जो पूरी लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसके तो पिलर ही मेटाफिजिक्स हैं। यानी फिर उसके पिलर ही जो है वो नाकाबिल यकीन है, अनरिलायबल है। बिल्कुल बात समझ? बिल्कुल बिल्कुल तो ये सही। जो है ना एक जो है ना देखने से तो है ना एक फैंसी क्लेम है कि मैं तो सिर्फ साइंस को मानता हूँ और सारे आर्गुमेंट्स को इसी पे टेस्ट करता हूँ वही मानूंगा। लेकिन अगर इसको जो है ना टेक्निकली देखा जाए तो ये जो है ना एक ऐसा क्लेम है जो पॉसिबल नहीं, ना पॉसिबल है और ना कोई खुद इस बात को फॉलो कर रहा होता है, बल्कि जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसको मानना पॉसिबल ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप मेटाफिजिक्स को मानो। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर असल में ना ये ठीक है। पॉइंट क्लियर करना था कि अगर इन फ्यूचर आपसे भी कोई डिस्कस कर रहा हो, कोई डिबेट कर रहा हो, तो वो कहे कि मैं तो सिर्फ जो है ना साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानता हूँ, तो ये स्टेटमेंट होती तो फैंसी है, लेकिन इसके पीछे जो है कोई लॉजिक या कोई डेप्थ नहीं होती। ठीक है। बिल्कुल दुनिया का कोई भी इल्म हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी बेस पर मेटाफिजिक्स ही होती है। मेटाफिजिक्स से बगैर कोई लॉजिक, कोई रैशनैलिटी, कोई सब्जेक्ट वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज जो है ट्रेस बैक करती है फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर, और फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो है वो आपके मेटाफिजिक्स ही होते हैं। ठीक है। मेटाफिजिकल बेस होती है उनकी। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल। पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। आरिश आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें, और अगर यहाँ तक ये आरिश या किसी और का भी कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। सलमान भाई प्लीज मेटाफिजिक्स को दोबारा से एक बार डिफाइन कर लो। ठीक है। यार मेटाफिजिक्स जो है ना, हम ऐसे क्लेम को या ऐसी बात को कहते हैं कि जिसके लिए हमारे पास कोई इंपेरिकल एविडेंस ना हो। इंपेरिकल एविडेंस क्या होता है? इंपेरिकल एविडेंस का मतलब सिंपली ये होता है कोई ऑब्जर्वेबल डाटा, कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल डाटा है जो एक्सपेरिमेंट से हासिल हुआ है और इस डाटा की बेस पर हमने ये कंक्लूड किया। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, बात क्लियर होगी। जिस तरह पहले भी मैंने एग्जाम्पल दी थी कि ये चीज कहना कि झूठ बोलना बुरी बात है,
मुझे बताइए क्या इसका कोई इंपेरिकल एविडेंस है, कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास डाटा आया हो, वैल्यूज आई हो ऐसा यूनिट के साथ हो, उससे पता चल गया हो कि झूठ बोलना बुरी बात है? नहीं नहीं। नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, हमें नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का कोई इंपेरिकल एविडेंस है? नहीं। नहीं है। ठीक है। इसी तरह हम ये कह रहे थे कि जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट ना उसकी बेस पे जो इंडक्शन है, ठीक है, तो उसका भी तो इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। उसके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एक्सपेरिमेंट ना एक दफा, दो दफा, चार दफा, पांच दफा, सात दफा हुआ, यहां तक तो आपने ऑब्जर्व किया, तो इस बेस पर आपने ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट सात दफा हुआ, सात के सात दफा यही रिजल्ट आया। लेकिन इंडक्शन तो ये एजम्पशन होती है कि अगर दो, चार, पांच, सात दफा ये एक्सपेरिमेंट ऐसे रिजल्ट आया तो आगे भी ऐसा ही आएगा। लेकिन बात ये आगे आएगा कैसा, ये आपने ऑब्जर्व तो नहीं किया ना अभी। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आगे ऐसा ही आएगा? मतलब कि जब आप ये कह रहे हैं कि आगे ऐसा ही आएगा तो इसका कोई एम्पेरिकल बेस तो नहीं हुई ना, क्योंकि एम्पेरिकल चीज ही वही होती है जिसको आपने ऑब्जर्व किया, आगे वाले को तो आपने ऑब्जर्व नहीं किया। बिल्कुल ठीक, जी जी। तो कहने का मतलब ये इंडक्शन बजाते खुद एम्पेरिकल नहीं है, ठीक। जो कि बिल्कुल। साइंस और है। अब कोई अगर ये कह रहा है कि हमें जो है ना उसी चीज को मानना चाहिए जिसकी बेस है वो एम्पेरिकल हो, जिसका ऑब्जर्वेबल जो है वो कोई रेफरेंस हो, हमारे पास एविडेंस हो, तो साइंस जो सी कोर में इंडक्शन है उसका भी एम्पेरिकल बिल्कुल एविडेंस। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं कह रहा था ठीक, कि जो है क्लियर ना, हो गया। ये कहना कि हम सिर्फ साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट को मानते हैं और मेटाफिजिक्स को मानते नहीं है, ये बात पॉसिबल नहीं है। जो ये कह रहा होता है वो खुद भी मेटाफिजिक्स को मान रहा होता है। हाँ, वो कुछ हो सकता है कि जो है ना हाइपोक्रेट हो, उसका कहीं मान रहा हो कहीं ना मान रहा हो, अपने पॉइंट को साबित करने के लिए, वरना प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। ठीक हो गया, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पर जो है ना हम जिस चीज को देखेंगे वो है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म किसको कहते हैं? स्केप्टिसिज्म कहते हैं जी शक करने को, डाउट करने को। ठीक है। अब स्केप्टिसिज्म की ना बुनियादी तौर पर यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास रेडिकल स्केप्टिसिज्म है और दूसरा है हमारे पास हेल्दी स्केप्टिसिज्म। सबसे पहले जो है हम रेडिकल स्केप्टिसिज्म को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम हेल्दी स्केप्टिसिज्म पर आते हैं। रेडिकल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? रेडिकल स्केप्टिसिज्म का सिंपली मीनिंग ये है, यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट में लिखा भी है, कि नॉट इवन अ सिंगल फर्स्ट प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेड एज सर्टन, कि किसी भी चीज को सर्टन ना मानना, इवन के किसी फर्स्ट प्रिंसिपल को भी सर्टन ना मानना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये बताना क्यों जरूरी है कि आमतौर पे ना अगर कोई आपके साथ डिस्कस कर रहा हो, कोई डिबेट कर रहा हो ना, तो लोग आपसे जब सवाल कर रहे होते हैं ना कि आप लाजवाब हो जाएं, तो अक्सर वो रेडिकल स्केप्टिसिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। यानी इस बात की क्या दलील है, इस बात की क्या दलील है, इस बात की क्या दलील है, और उसमें वो किसी भी फाउंडेशन को नहीं मान रहे होते। ठीक है। इवन के ना अक्सर अगर आप वेस्ट में देखें तो फिलोसफर्स हैं और इस तरह के जो एथियस्ट हैं वो यहाँ तक भी कह रहे होते हैं कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, हमने जिस एग्जांपल फर्स्ट प्रिंसिपल की देखी थी ना, कि आप किसी को मारना क्यों गलत है, क्योंकि तकलीफ होती है, तकलीफ पहुंचाना क्यों गलत है, ये सेंसिबल बात है, तो वो कहेंगे आपके पास सेंसिबल होने की कोई दलील ही नहीं है। बात समझ आ रही? अगर जो है बिल्कुल ना बिल्कुल कोई, क्लियर आप हो ये कह सकते हैं ऐसी बेस है कि जो है ओवरऑल इंसान जो है उनकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो है ना सेंसिबल होना चाहिए, तो इस बात की क्या दलील है कि जो इंसानों की यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है? ठीक है। इस बात की क्या दलील है कि तमाम इंसानों के दिमाग गलत नहीं बता रहे? बात समझ आ रही? बिल्कुल। तो किसी भी चीज को ना माना, हर चीज पर सवाल करना, हर चीज पर डाउट क्रिएट करना, इसको रेडिकल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक। लेकिन अब जो है ना मैंने आपको यहाँ पे जो समझाना है इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि असल में जो है ना जो रेडिकल स्केप्टिसिज्म जो है ना उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है आप पर, एक्चुअली वो खुद भी रेडिकल स्केप्टिसिज्म को नहीं मान रहा होता। क्योंकि प्रैक्टिकली जो है रेडिकल स्केप्टिसिज्म जो है वो आपको एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस की तरफ लेके जाता है और आपको जो है इरेशनल बना देता है। क्योंकि हमने देखा, चाहे लॉजिक इंडक्टिव हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो डिडक्टिव लॉजिक हो, चाहे वो सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट हो, हर चीज की बेस पर जो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहते ही उसे हैं जिसके पीछे कोई और दलील नहीं होती। तो अगर आपने उन पर भी डाउट करना है, उन पर भी सवाल करना है और आपने उनको नहीं मानना, तो बात यह है कि आप खुद जो कोई ओपिनियन दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, वो बात आप कैसे कर रहे हैं, आप उस पर भी डाउट करें कि हो सकता है मेरी जुबान बकवास कर रही हो। ठीक है। हो सही। सकता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, और हो सकता है मैं असल में वो ना बोल रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, और मैं कुछ उल्टी सीधी बोल रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ। बात समझ आ रही है? सही। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कुछ भी कहा जा सकता है ना। तो अगर बिल्कुल जिस तरह उन्होंने जो है वो आपके लिए जब वो आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कोई चीज भी जो है ना वो सर्टेन नहीं है, हर चीज पर डाउट करेंगे, हर चीज पर सवाल करेंगे,
लेकिन क्या खुद वो ओपिनियन जो दे रहे होते हैं कॉन्फिडेंटली, वो कैसे दे रहे होते हैं? अगर वो यही प्रिंसिपल जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करें, तो फिर ये उनका जो सारा कॉन्फिडेंस है ना, ये शैटर करके जमीन पे गिर जाएगा। कि वो खुद डाउट करेंगे, यार हो सकता है मैं पागल आदमी हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। जब डाउट करना है तो हर चीज पे डाउट करो ना। तो बुनियादी तौर पर ये ऐसे लोग ही। होते हैं कि ये जो है ना रेडिकल स्केप्टिसिज्म जो है ना, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब वो आपके साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं। और रेडिकली स्केप्टिक ये खुद भी नहीं होते। और बुनियादी तौर पर ये खुद भी जो है बगैर प्रूफ को जो है, बगैर प्रूफ के कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स को मान रहे होते हैं, जो कि उनके लाइन ऑफ आर्गुमेंट की फाउंडेशन होती है। और उनके जो फर्स्ट प्रिंसिपल होते हैं वो एक्चुमेटिक ट्रुथ भी नहीं होते। कहीं नेसेसरी assumption होती है, कहीं अननेसेसरी assumption होती है। मुसलमानों को कह रहे होते हैं तुम लोग अकीदे में मानते हो, ठीक है, अकीदे में बिलीव रखते हो, ब्लाइंड फेथ वाले हो। तो हमारा जो बुनियादी तौर पर हम आगे साबित करेंगे कि हमारे जो एक्सियोमेटिक, सॉरी, हमारे जो फेथ है हमारा इस्लाम का, ये तो एक्सियोमेटिक ट्रुथ से साबित होता है। और अकीदे आपके भी हैं, ठीक है। और वो अकीदे कमजोर अकीदे हैं जो नेसेसरी और अननेसेसरी assumptions हैं, और एतराज मुसलमानों पे कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ रही है? मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल समझ आ अकीदे रहा से मुराद अगर आपने यही लेना है कि जिसका साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, किसका रैशनल प्रूफ नहीं है, तो इंडक्शन का क्या रैशनल प्रूफ है? बात समझ आ रही? है। जी जी ठीक। ये एविडेंस तो ये कोई ये नहीं है। वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो आपने अभी बोला है, इसको जरा रिपीट करें। यानी कि कभी देखें, हर चीज जो है वो पहली दफा जब होती है, तो उससे पहले ऐसा नहीं हुआ होता ना। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि ये एज्यूम करना कि अगर कोई चीज आज तक ऐसी हुई है, हमेशा ऐसी ही होगी, ये बात ठीक है? वरना कुछ नया ही ना हो दुनिया में। अगर हर चीज वैसे ही हो जैसे होती आ रही है, तो दुनिया में नहीं कुछ भी नहीं, नया ना हो। बात बिल्कुल समझ? बिल्कुल तो बिल्कुल इंडक्शन तो यही एजम्पशन है ना कि आज तक ऐसा हुआ है, 5-10 दफा 7 दफा हमने देखा, आइंदा भी बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक। तो इसका एविडेंस तो ठीक है। कोई भी नहीं है। बिल्कुल तो सही। फिर बात ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, यही अकीदा है ना, जिसका आप कहते हैं कि बिल्कुल साइंटिफिक किसी का कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, उसको अकीदा कहा जाता है। बिल्कुल मतलब खास मैं अपने जो है ना, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक जो है वो पैराडाइम में बात नहीं कर रहा कि हम अकीदे से क्या मुराद लेते हैं, लेकिन जब वो ये कह रहे होते हैं कि ये जो है ना इनके बिलीफ्स हैं या फेथ पे मानते हैं, रीजन पे नहीं मानते, तो यही कह रहे होते हैं ना कि इनके कुछ ऐसी पोजीशन है जो कि जिसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। बात समझ आ रही? ऐसा ही, ऐसा ही, तो तो वो इनके, इटसेल्फ खुद इसी। बिल्कुल हाँ, तो ठीक है। अकीदे तो उनके भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कोई बंदा नहीं है जिसके जी। अकीदे ना हो। जो कहता है मैं साइंस को फॉलो करता हूँ, उसका भी अकीदा होता है। जो कहता है मैं लॉजिक को फॉलो करता हूँ, उसका भी अकीदा होता है। सबके अकायद होते हैं। देखना सही ये है। होता है कि किसका अकीदा कमजोर है और किसका अकीदा मजबूत है, ठीक है। तो हमारा दावा ठीक। ये है कि जो इस्लाम के अकायद है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, और वो साबित होते हैं एक्सियोमेटिक ट्रुथ से। और हमारा अगला जो पूरा मॉड्यूल है उसमें हम इंशाल्लाह यही देखेंगे कि कैसे इस्लाम के अकायद एक्सियोमेटिक ट्रुथ से साबित होते हैं। और बाकी सारे अकीदे जो है ना, उनमें से किसी का भी कोई अकीदा नहीं है जो एक्सियोमेटिक ट्रुथ से साबित होता हो। तो अकीदे हमारे भी हैं, अकीदे उनके भी हैं, सबके हैं, लेकिन सबसे मजबूत हमारे हैं। बात समझ आई? बिल्कुल तो हमारे सबसे ज्यादा मजबूत कैसे हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। तो बुनियादी तौर पर ना, ये जो पूरा अभी तक हमने देखा ना, ये फर्स्ट मॉड्यूल था हमारी जर्नी का। तो इस फर्स्ट मॉड्यूल में ना समझाना ये था कि आपको ना इस कैपेबल करना कि जो दलील दी जा रही है उन दलाइल को आप समझ सकें। और अगर जो है ना कोई काउंटर कोई दलील दे रहा है, तो आप समझ सकें कि उसकी दलील का क्या वजन है, और कोई हक में दलील दे रहा है तो आप वो भी देख सकें कि उसकी दलील का क्या वजन है। बात समझ आ रही? लेट्स सपोज बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, मैं जो है ना कोई इस्लाम के हक में दलाइल दे रहा हूँ कि हाँ जी, इसने ये कहा, उसने ये कहा, कोई अगला कहे कि फलाने ये कहा, फलाने ने ये कहा। तो उसमें जो है ना वो तो सारे ढेर लगा देंगे, हक में भी और खिलाफ भी। लेकिन इस मॉड्यूल का मकसद ये है कि आप उसको वेट कर सकें कि वो जो खिलाफ बात कर रहे हैं, तो हमें क्या, आइजैक न्यूटन हो या वो जो है कोई सियासतदान हो, फिलोसफर हो, बात जो है उसकी बात का वजन क्या है, कि उसके शुरू में फर्स्ट प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो आप ये देख सकते हैं। ये बात समझ आई? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, अब रेडिकल स्केप्टिसिज्म पर हम दोबारा आते हैं। रेडिकल स्केप्टिसिज्म जो है ना, जब आप फॉलो करेंगे, अगर कोई प्रैक्टिस करेगा प्रैक्टिकली, तो वो साइकोपाथ होगा। वो कोई भी एक स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकेगा, क्योंकि रेडिकल स्केप्टिसिज्म ये आपने हर चीज पर डाउट करना है। तो फिर उसको डाउट करना चाहिए अपने आप पर, अपनी जुबान पर, अपने दिमाग पर, अपनी हर चीज पर, अपने एक एक सेल पर। तो जब वो ये कर रहा होगा तो कोई स्टेटमेंट कैसे दे सकेगा? तो रेडिकल स्केप्टिसिज्म को फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप जो प्रैक्टिकली जो है उसको फॉलो करेंगे, तो आप एक साइकोपाथ बन जाएंगे। और जो रेडिकल स्केप्टिसिज्म को शो कर रहे होते हैं, को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ आप पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने आप पे नहीं कर रहे होते। तो इसलिए हम इसको लगा देंगे क्रॉस। बात समझ आई? बिल्कुल ठीक होगा।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं जैसे हेल्दी कि स्केप्टिसिज्म पर। हेल्दी स्केप्टिसिज्म में और रेडिकल स्केप्टिसिज्म में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है? बुनियादी फर्क ये है कि रेडिकल स्केप्टिसिज्म में किसी चीज को सटन नहीं माना जाता, किसी फर्स्ट प्रिंसिपल को भी सटन नहीं माना जाता, ये पोर्ट्रे किया जा रहा होता है, हालांकि खुद कुछ को मान रहे होते हैं। हेल्दी स्केप्टिसिज्म ये होता है कि इसमें आप मुनाफिक नहीं बनते, हाइपोक्रेट नहीं बनते, सच बोलते हैं कि यार कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम मानते हैं कि वो सर्टन है, वो सेल्फ एविडेंट है, वो यूनिवर्सल है, और फिर उनको हम जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग बनाते हैं। बात समझ आ गई? इसमें ठीक हो क्या गया, किया जाता है? एग्जाम्पल दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जो है वो सिंपली जो है इसकी दी जा सकती है कि हमें नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, सेंसिबल बिहेव करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। इस बात पे आप शक ना करें, इस बात पे आप डाउट ना करें। ठीक हो गया। ठीक है। भाई तो इसका पर्सनल क्यों हो मतलब रहे हैं यार? क्या? पर्सनल हो रहे हैं यार आप। किसके साथ? मुझे तो अपने ऊपर ला गए। अच्छा, आप तो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। खैर, सरवर भाई, मतलब हेल्दी स्केप्टिसिज्म में हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग आती है कि मतलब हम एसेस करते हैं हर एक की बात को। बिल्कुल आती है। और इसमें आप जो है ना एविडेंस मांगते हैं, ठीक है, क्लेम को मानने से पहले। लेकिन बात ये, जब आप किसी भी चीज को सर्टन नहीं मानते फिर तो एविडेंस मान या मांगना ना ऐसे मानना बराबर हो गया ना, ऐसे ही बिल्कुल, वो तो क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन हर चीज नहीं। शक करना है। तो इसमें क्रिटिकल बिल्कुल थिंकिंग बिल्कुल होती है, एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, इसमें एविडेंस मांगा जाता है क्लेम को मानने से ठीक है। पहले। बात ये रेडिकल स्केप्टिसिज्म में तो एविडेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। जब हर चीज पर डाउट करना है, एविडेंस बिल्कुल क्या चीज है, क्या भला है? बात समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल तो असल में जो रेडिकल स्केप्टिसिज्म वाला होता है ना, वो इरेशनल होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर रैशनैलिटी जो है उसके आप जो भी वर्जन लें, लॉजिक लें, डिडक्टिव, इंडक्टिव, साइंटिफिक, सेंसिबल, व्हाटसोएवर, हर चीज के शुरू में जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है ना। बिल्कुल जब फर्स्ट प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो वो बंदा इरेशनल होगा या नहीं, इलॉजिकल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। क्योंकि उससे बगैर तो लॉजिक को, रैशनैलिटी को माने नहीं जा सकता। ऐसे ही। तो असल में हेल्दी स्केप्टिसिज्म वाला जो है वो लॉजिकल भी होगा, वो रैशनल भी होगा, क्योंकि वो कुछ चीजों को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग, एज अ सेल्फ एविडेंट यूनिवर्सल ट्रुथ मान रहा होगा। बिल्कुल लेकिन आगे जो भी रीजनिंग होगी, जो भी आर्गुमेंटेशन होगा, उसका एविडेंस मांगेगा। कोई भी सही। क्लेम जो है ऐसे नहीं, कोई आपने कह दिया तो मान लिया, उसका एविडेंस मांगेगा। यस। ठीक। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जो हेल्दी स्केप्टिसिज्म होता है ना, फर्दर जो है ना, जो इंक्वायरी है उसको प्रमोट करता है। इससे जो है मजीद सवालात भी जन्म लेते हैं, उसका जवाब भी दिया जाता है, बात मजीद क्लियर होती है। लेकिन जो रेडिकल स्केप्टिसिज्म है ना, फर्दर इंक्वायरी को जो है वो प्रमोट ही नहीं करता। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आप हर चीज पे डाउट कर रहे हैं, आप ह्यूमन माइंड पे डाउट करें। मुझे बताएं कि आप क्या कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं ह्यूमन माइंड के बगैर? नहीं, चांस ही नहीं। कुछ भी करेंगे, माइंड को तो यूज करेंगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल जब माइंड ही जो है वो रिलायबल नहीं है, तो किसी चीज से कोई ऐसे नहीं, फिर क्या इंक्वायरी करनी है जब हर चीज बकवास है? बिल्कुल ठीक पॉसिबल है। नहीं। तो ये हेल्थी बिल्कुल स्केप्टिसिज्म जो है ना, बुनियादी तौर पर इसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स को जो है एज यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं, और उसके साथ जो है ये असल में वो चीज है जो कि फर्दर इंक्वायरी को प्रमोट करती है, फर्दर रिसर्च को प्रमोट करती है, क्लेम से पहले एविडेंस मांगने को जो है प्रमोट करती है, और ये वो सारी चीजें होती हैं जो कि रेडिकल स्केप्टिसिज्म के केस में पॉसिबल नहीं होती। ये सब बताने का मकसद क्या है? ये सब बताने का मकसद ये है कि हमारा जो अगला मॉड्यूल आएगा तो उसमें हम बुनियादी तौर पर फर्स्ट प्रिंसिपल्स और उसकी जो सबसे मजबूत किस्म है वो एक्जियोमेटिक ट्रुथ है, उसी की बेस पर ये सारा आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे होंगे। तो कोई ये कह सकता है कि हम इसको क्यों माने? तो कहो ना मानो, ठीक है, क्योंकि साइको बात होता है, बन जाता है अगर बंदा ना माने तो। ठीक। सही। बात समझ आ गई? बिल्कुल। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो है ना हमारा आज पहला मॉड्यूल जो है ना, हमारा फिफ्थ सेशन था, इसमें कंक्लूड हो गया है। जो कि बुनियादी तौर पर आपके ना कैलिब्रेशन थी माइंड की। ठीक है, कि जब ये आपके सामने दलाइल प्रेजेंट करने हैं, जो अपोजिट दलाइल है वो भी आएंगे, तो आप इतने जो है ना कैपेबल हो कि आप उन दलाइल को वेट कर सकें, ताकि आपको समझ आ सके कौन सी बात मजबूत है, कौन सी बात कमजोर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा जो है ना ये वाला सेशन कंक्लूड होता है। और नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा ईद के बाद होगा, आई थिंक कि उसका जो है कोई 14 तारीख बन रही है, सैटरडे को। तो वहां पे इंशाल्लाह हम वाई इस्लाम जो है ना वहां से स्टार्ट करेंगे, और इस्लाम के जो चार फंडामेंटल्स हैं, यानी वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, वननेस, रेवलेशन, कुरान का अल्लाह का कलाम होना, और प्रॉफिट और नबी वसल्लम का, नबी अल्लाह ताला का रसूल होना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात को हम एक्सोमेटिक ट्रुथ से जो है वो साबित करेंगे। ठीक हो गया? जज़ाकुमुल्लाह इंशाल्लाह खैर। इंशाल्लाह।